नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड आफ्टरनून दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आ जाइए दोस्तों, सब लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार आ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, इनकम टैक्स को लेकर मैं आपकी कक्षा ले रहा हूँ और इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज सुबह दोपहर के 12:30 आपकी डेली चलती है दोस्तों। ओके, जिसमें मैं आपको डेली 25 प्रश्न आपको कराता हूँ। ओके, वैसे तो इनकम टैक्स मैंने खूब पढ़ा रही थी आपको, इतना इनकम मतलब आप लोगों को इतना इनकम टैक्स बढ़ा दिया दोस्तों, इसकी कोई लिमिट आप लोगों के सामने नहीं होगी। देखो ओके, आगे तो इनकम टैक्स को लेकर मैं मानता हूं दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जैसा कि वादा किया था कि रेगुलर इनकम टैक्स की क्लास चलती रहेगी और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के माध्यम से हम तैयारी करते रहेंगे। ओके, निर्मल रानी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। सुभाष गोदारा, साइना गुड आफ्टरनून, ब्रह्मराज गुणा ओके, सोनल साहू गुड आफ्टरनून ओके, ज्योति, निर्मल रानी बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सब अच्छे हो? चलो बातें करने का टाइम तो अपने पास होना ही नहीं चाहिए। बातें करने वाले दोस्तों कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते, केवल पढ़ने वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो लगभग दोस्तों मैं 130 प्रश्न आपको करा चुका था और 130 प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी बता चुका, कुछ चीज आपको कवर भी करा चुका। उम्मीद करता हूँ आप सब इनसे लाभान्वित भी हो रहे होंगे और अच्छे से इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज दोस्तों 2 फोल्ड है, सब बढ़िया, बस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप कैसे हो? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आगे चलो बता दो बात नहीं। देखो, वेतन में शामिल किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता। देखो, वेतन में दोस्तों आपका महंगाई भत्ता भी शामिल होता है, वेतन में मजदूरी शामिल होती है, वेतन में पेंशन भी शामिल होता है, वेतन में बोनस भी शामिल होता है, वेतन में कमीशन भी शामिल होता है, वेतन में हर चीज शामिल होती है। लेकिन जो अंकेक्षण शुल्क जो होता है ना, उसका सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, इसका सैलरी से कोई मतलब नहीं है। वेतन में बोनस भी शामिल होता है। अच्छा, वेतन में बोनस तभी शामिल होता है दोस्तों जब वो पेड बेसिस हो। ओके, अगर उसका वाकई में भुगतान अगर किया गया हो तो वो शामिल होगा, अन्यथा वो शामिल नहीं होगा। वेतन की जब मैं बात करूं तो वेतन के अंदर कमीशन भी शामिल होता है मित्रों, लेकिन कमीशन शामिल तब होगा जब ऑन सेल बेसिस हो। अगर वो सेल विक्रय के आधार पर दिया गया हो, अतः विक्रय के आधार पर उसका पेमेंट किया गया हो दोस्तों। ठीक है, विक्रय के आधार पर उसका पेमेंट किया गया हो। ओके, तो ये बात आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर वेतन में बोनस भी आ जाएगा, कमीशन भी आ जाएगा, लेकिन कमीशन आएगा ऑन सेल के बेसिस पर। ओके मित्रों, तो बोनस आ जाएगा दोस्तों पेड बेसिस। ओके, कमीशन आ जाएगा ऑन सेल बेसिस आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 132 कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलने वाली राशि वेतन शीर्षक की आय में कर लगाने के लिए कौन सा संबंध होना जरूरी है? देखो तो कम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 में ये कहा गया है कि कोई भी इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब वहां पे नियोक्ता और कर्मचारी यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में संबंध होना चाहिए। अर्थात दोस्तों भुगतान करने वाला नियोक्ता होना चाहिए और भुगतान को प्राप्त करने वाला कर्मचारी होना चाहिए। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में आपस में बेस्ट संबंध होगा, वहीं पर दोस्तों वो इनकम जो होगी मित्रों वो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। अर्थात नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध वहां पर होना चाहिए। ओके मित्रों, एक यानी भुगतान करने वाला एम्प्लॉयर होना चाहिए और भुगतान को प्राप्त करने वाला कर्मचारी होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जब संबंध होगा तो ही वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, अन्यथा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता वो इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। आगे मैंने कहा दोस्तों 133 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं तो ये कहना चाह रहा 133 नंबर का प्रश्न है कि महाविद्यालय यानी एक कॉलेज के कर्मचारी को निरीक्षक या परीक्षक के रूप में यानी सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने से प्राप्त पारिश्रमिक किस चीज से? देखो वैसा आप जानते हो कि एक कॉलेज का कर्मचारी है या कॉलेज का एक प्रोफेसर है, अगर वो किसी अदर एग्जाम्स में सुपरवाइजर बनता है और सुपरवाइजर के तौर पर उसको रेमुनेशन मिलता है, तो उस स्थिति में वो रेमुनेशन कौन से हेड की इनकम माना जाएगा? तो मैं तो वो अदर सोर्सेज की इनकम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में सुपरवाइजर ओके यानी वहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच का कोई संबंध नहीं होगा। और जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता तो उस केस में दोस्तों वहां पर हाँ, अगर वो खुद की कॉलेज में ही अगर एग्जामिनर बनता है, खुद की कॉलेज में एग्जामिनर बनता है और जहां पर उसको सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता तो वो सैलरी हेड के अंदर माना जाएगा। लेकिन अगर किसी कॉलेज का कोई जैसे सपोज करो मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ,
और मैं किसी और जगह पर ड्यूटी देने जाता हूँ और वहाँ पर मेरे को कोई रेम्युनेशन मिलता है तो वो मेरी सैलरी हेड की इनकम में नहीं आएगा। ओके, तो वो सैलरी हेड की इनकम में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उसे कौन सी हेड की इनकम में शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों उसे अपन बात करेंगे उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम में शामिल किया जाएगा मित्रों, क्योंकि वो उस कॉलेज का नहीं है, बिल्कुल, तो वो उस कॉलेज का नहीं है। और जब उस कॉलेज का नहीं है तो उसे सैलरी हेड की इनकम के अंदर कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होनी चाहिए मित्रों। ओके, आगे क्लियर। अब एक बालक है, निर्मल रानी सर प्लीज मार्जिन रिलीफ के बारे में बता दो। ओके, बिल्कुल पूनम बता दूंगा। देखो, एक निर्मल रानी कहना चाह रही है कि एओपी के बारे में बता दो उसको, एओपी के बारे में कि एओपी क्या होता है। इसको बोलते हैं जो व्यक्तियों का समुदाय, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, कई व्यक्ति मिलकर आपस में एक समूह बनाते हैं किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो उसे एओपी कहा जाता है। जैसे मित्रों मैं कह दूं कि अगर मान लो एक तो ए लिमिटेड एक कंपनी है और एक बी लिमिटेड एक कंपनी है, ये दोनों कंपनियां मिलकर अगर मान लो एक समूह बनाती है, एक ग्रुप बनाती है और किसी विशेष पर्पज को पूरा करने के लिए कार्य करती है, तो ये पर्सन्स का ग्रुप माना जाएगा, क्योंकि ए लिमिटेड ये भी एक पर्सन है और बी लिमिटेड ये भी एक पर्सन है। जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर आपस में किसी समूह का निर्माण करते हैं तो वो एओपी कहलाता है। जैसे अगर मित्रों मतलब एक राम है और एक आपकी फर्म है और एक आपकी कंपनी है, अगर ये तीनों मिलकर एक समूह बनाते हैं, ओके, तो इस समूह को भी दोस्तों एओपी कहा जाता है, क्योंकि राम भी एक पर्सन है, फर्म भी एक पर्सन है और कंपनी भी एक पर्सन है। ये सब मिलकर अगर किसी विशेष पर्पज को पूरा करने के लिए एक समूह बनाते हैं दोस्तों, उसे एओपी कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कह दूं राम और श्याम ये दोनों मिलकर अगर कोई समूह बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है। अर्थात दो इंडिविजुअल व्यक्ति आपस में मिलकर किसी विशेष पर्पज को पूरा करने के लिए दोस्तों एक ग्रुप बनाते हैं, उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। देखो, पार्टनरशिप एक अलग है, विशेष पर्पज के लिए अगर व्यक्तियों का कोई समूह किसी विशेष पर्पज के लिए होता है वो एओपी होता है, और व्यक्तियों का अगर इंडिविजुअल का कोई समूह होता है जैसे राम श्याम मोहन वगैरह, जैसे जॉइंट वेंचर, ये जो जॉइंट वेंचर जो होता है जहां पर दो व्यक्ति आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर का निर्माण, वो बीओआई होता है, उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट मानी जाती है, तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का पार्ट माना जाता है। और ये सभी जो है वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 31 के आधार पर इन सभी को पर्सन की कंडीशन में शामिल किया जाता है। ये सब पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, इन सभी को पर्सन की कैटेगरी में शामिल करता है। मैंने कहा मित्रों, एक महाविद्यालय के कर्मचारी को एक निरीक्षक या परीक्षक के रूप में, एक निरीक्षक यानी सुपरवाइजर या सुपरिटेंडेंट जो होता है उसके रूप में अगर उसको रेम्युनेशन मिलता है तो वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। बेटा निर्मल रानी समझ आ गया वो, तो उसे अदर सोर्सेज की इनकम माना जाता है। और अदर सोर्स क्योंकि यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। अगला आप देखो, बड़ा प्यारा बड़ा लॉजिक है। देखो, मैंने कहा मैं तो कि शर्मा प्राइवेट लिमिटेड ने उसके कर्मचारी महेश को 2,30,000 रुपये का वेतन का भुगतान किया। तो यहाँ पर जब देखोगे तो महेश की जो बेसिक सैलरी प्राप्त हो रही है, उसको बेसिक सैलरी मिल रही है कितनी, 2,30,000 की उसको बेसिक सैलरी। उसकी ओर से गत वर्ष 2020-21 में 3,090 रुपये की राशि आयकर के रूप में चुकाई गई। तो मित्रों उसकी वेतन शीर्षक में आय कितनी होगी, वेतन शीर्षक में आय कितनी रुपये होगी। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर टीडीएस को काटा गया, तो टीडीएस काटा गया, जो टीडीएस वापस जोड़ देंगे तो 3,090 रुपये वापस जोड़ देंगे तो 2,33,090 रुपये जो है मित्रों उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी, जिसके आधार पर आपका कंपटीशन टैक्सेबल किया जाएगा। क्योंकि टीडीएस जो कट चुका दोस्तों आयकर के रूप में चुका दी गई है वो उसकी, तो उसकी वेतन शीर्षक की जो सकल आय है वो सकल आय कितनी मानी जाएगी, 2,33,090 रुपये मानी जाएगी। 2,33,090 रुपये उसकी सकल आपकी इनकम मानी जाएगी, जो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, अर्थात इसको सैलरी हेड में टैक्सेबल माना जाएगा। ये सैलरी हेड की इनकम मानी जाएगी। ओके, अगला प्रश्न धारा 80E। ओके मित्रों, देखो मित्रों कल एग्जाम में कितनी बड़ी बात है, कल जो एओ का एग्जाम होता है ना, एओ का हमारे राजस्थान में कल अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर हुआ था और उसमें दोस्तों लगभग 90% से अधिक प्रश्न अपने नोट्स में से ही आए थे, 90% अधिक। तो
तो मित्रों ये कितनी बड़ी बात है कि 90% अधिक प्रश्न अपने नोट्स में से आ गए। तो इसका मतलब अपन ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ दमदार तैयारी होने वाली है। अब देखो, धारा 80E के अंतर्गत कटौती मिलती है। तो धारा 80EE मतलब एजुकेशन, और एजुकेशन के संबंध में जो लोन लिया जाता है उस लोन पर जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उस इंटरेस्ट की छूट जो वो धारा 80E में मिलती है, कितने सालों तक मिलती है? 8 वर्षों तक छूट मिलती है। तो उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर भुगतान के संबंध में धारा 80E में छूट मिलती है। ये छूट 208 वर्षों के लिए मिलती है। अच्छा, इसकी लिमिट नो लिमिट, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, अर्थात कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो दोस्तों पूरी छूट वहां पर दी जाती है। इंटरेस्ट चाहे कितना भी क्यों ना हो पूरी छूट दी जाती है। तो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है। ओके, तो उसके संबंध में दोस्तों धारा 8 वर्षों तक के लिए दोस्तों वहां पर उसको छूट दी जाती है, नो लिमिट यहाँ पर रहेगी। अगला मैंने कहा दोस्तों, एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा कराने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? तो एक व्यक्ति की बात है, तो यहाँ पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। तो ओके, तो एक व्यक्ति पीपीएफ के अंदर यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? तो मित्रों वो अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा करने पर दोस्तों ब्याज प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों मैंने कहा कि एक व्यक्ति, बिल्कुल इंडिविजुअल की बात आती है मित्रों, तो एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य, अच्छा मित्रों ये बताओ तुम्हारी जो यूनिट नंबर जो 10 है ये मजबूत हो रही है या नहीं हो रही? सर यूनिट नंबर 10 तो अब आपकी मजबूत हो ही रही है। अब मैं दोस्तों कल से या परसों से पक्की बात है यूनिट नंबर 5 जो स्टैटिक्स है इसकी भी टेस्ट सीरीज लाओ, क्योंकि मित्रों मेरा मानना होता है कि आप लोगों को अगर जेआरएफ निकालना है ना तो यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 5 को दोस्तों बहुत गजब तरीके से मजबूत करो। बाकी तो अपन खूब पढ़ रखी, खूब करा रखी। तो मित्रों मैंने कहा एक व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ में वित्त वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा करने पर ब्याज प्राप्त कर सकता है? तो मित्रों अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज प्राप्त वो कर सकता है। अगला, धारा 80C की कटौती निम्नलिखित में किसको नहीं मिलती? तो देखो किसको नहीं है मित्रों, बड़ा प्यारा है मित्रों, किसको कटौती नहीं? तो देखो इंडिविजुअल को 80C की कटौती मिलती है। देखो 80C की छूट मिलती है किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने पर, किसी भी प्रकार के प्रोविडेंट फंड में पैसा डालने पर, बच्चों की ट्यूशन फीस जमा कराने पर। और 80C में जो अधिकतम छूट का जो प्रावधान है, अधिकतम जो छूट का प्रावधान है वो कितना है तो 1.5 लाख रुपए का। कितना में तो 1.5 लाख, अधिकतम छूट का प्रावधान है 1.5 लाख रुपए का। यानी 80C में अधिकतम 1.5 लाख जो इंडिविजुअल एसएससी को मिल सकती है और एचयूएफ एसएससी को भी मिल सकती है। लेकिन कंपनी को दोस्तों इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलती। कंपनी के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलती। तो मित्रों मैंने कहा धारा 80C में कटौती की बात है, कटौती निम्नलिखित में उपलब्ध नहीं है। तो जो इंडिविजुअल के केस में कटौती मिलती है और एचयूएफ के केस में मिलती है, लेकिन कंपनी को 80C के संदर्भ में कोई छूट नहीं मिलती। और 80C की छूट जो है मित्रों वो धारा मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हो, इससे ज़्यादा की छूट आप नहीं ले सकते। धारा 80G की कटौती, ये प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न कल एग्जाम में आया था, ये प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। धारा 80G की छूट किसके संबंध में दी जाती है? तो मित्रों धारा 80G की छूट जो है मित्रों वो किसके संबंध में, डिडक्शन के संबंध, ओके, वो डोनेशन के संबंध में दी जाती है। डोनेशन के संबंध में दोस्तों यहाँ पर छूट मिलती है दोस्तों 80G की। अगर मैं बताऊँ 80G की छूट दोस्तों डोनेशन के संबंध में मिलती है, डिडक्शन के संबंध में ये छूट दी जाती है। और सबसे बड़ी मजेदार बात अगर मैं कहूँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट कहूँ तो यहां से दान के संबंध में कटौती मिलती है। अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा काम की बात है वो तुमसे पूछेगा कि 80G के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से दान यानी किन कहां पर दान करने पर 50% की छूट मिलती है। ये प्रश्न जनरली खूब बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 80G की जो छूट मिलती है वो 50% की छूट कहां मिलती है। तो अगर कोई भी, अच्छा इसकी छूट जो है वो ऑल एसएससी को मिलती है, सभी करदाता चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, सभी को इसकी छूट मिलती है। अगर आगे देखो तो अगर अगर मान लो कोई भी करदाता प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री, तो प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष, अगर वो प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में अगर पैसा जमा कराता है तो वहां पर दान का 50% मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, कौन सा बताओ, जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष में अगर जमा कराता तो भी 50% मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इंदिरा
इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट में, इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट में अगर पैसा जमा कराता तो भी 50% मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति राजीव गांधी फाउंडेशन में, राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर वो पैसा जमा कराता है तो भी दोस्तों उसे 50% की छूट मिलेगी। इन 5 यानी 50 बिल्कुल आगे। तो भी तो अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन चारों जगह में अगर वो पैसा जमा कराता है तो दोस्तों उसको ATG के अंतर्गत जो है 50% की छूट दी जाएगी दोस्तों। ओके तो आगे आगे अब इसके तो दोस्तों कुछ शर्तें हैं आप लोगों को। अगर दान की राशि 2000 रुपए से अधिक है तो भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से होना चाहिए। अगर दान की राशि दोस्तों 2000 रुपए या 2000 रुपए से अधिक है तो नगद के रूप में नहीं, नगद के अलावा अन्य किसी रूप में होनी चाहिए दोस्तों। 2000 से कम होने पर नगद में भी किया जा सकता है। यदि दान वस्तु के रूप में दिया, अच्छा दोस्तों दान केवल नगद के रूप में होना चाहिए, केवल नगद या बैंक के रूप में होना चाहिए। वस्तु के रूप में अगर ना दान दिया गया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर दान की राशि 2000 से ज्यादा है तो वो नगद के अलावा किसी अन्य रूप में होना चाहिए। 2000 रुपए से कम है तो नगद के रूप में होना चाहिए। अगर दान किसी वस्तु के रूप में दिया गया है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी, अर्थात उसकी कोई भी छूट वहां पर नहीं दी जाएगी। आगे अब देखो अगले प्रश्न की बात यह है मित्रों कि स्पर्श का वेतन अगले माह की पहली तारीख को देय होता है। ओके तथा उसी माह की 10 तारीख को उसका भुगतान किया जाता है। गत वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन की अवधि करोगे तो अगले महीने की पहली तारीख को डे हो जाता है तो मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक उसकी सैलरी टैक्सेबल होगी। अर्थात दोस्तों ये जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है वो अगले महीने की पहली तारीख को ही ड्यू हो जाता है। तो 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक दोस्तों इनकी सैलरी ड्यू होती है। अर्थात जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो प्रीवियस ईयर होगा वो मार्च से फरवरी होता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। मित्रों अगर मित्रों ये अगर बात करो तो ये मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक है। अर्थात जो है ये सरकारी कर्मचारी के दशा में बात आ रही है। सरकारी कर्मचारी का जो प्रीवियस ईयर होता है 1 मार्च से लेकर 28 या 29 फरवरी तक होता है। लेकिन जो गैर सरकारी कर्मचारी होता है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं होता, उनका वेतन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मेरे लाडलो ये बात भी आपके माइंड में चलनी चाहिए। अगला ओके फिर आगे बात करूं तो राजस्थान सरकार ने 8 मार्च 2020 को पूर्व प्रभाव से 1 जून 2015 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की, बिल्कुल की मित्रों, जिसका भुगतान 8 अप्रैल 2020 को किया गया। बकाया महंगाई भत्ते की राशि किस वर्ष में कर योग्य होगी? तो मित्रों आप जानते कौन से वर्ष में कर योग्य होगी? तो देखो मित्रों यहाँ पर दोस्तों इसको देखो यहाँ पर 8 मार्च को दोस्तों उसका प्रभाव था। राजस्थान सरकार ने 8 मार्च को पूर्व प्रभाव से 1 जून 2015 से महंगाई भत्ते में वृद्धि की, जिसका भुगतान 8 अप्रैल 2020 को किया गया। तो महंगाई भत्ते किस गत वर्ष तो गत वर्ष हो जाएगा दोस्तों 2020-21। ये 2020-21 में क्या होगी? कर योग्य होगी। यानी 2020-21 में कर योग्य होगी और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22। इसका असेसमेंट ईयर होगा 2021-22 और इसका जो वित्त अधिनियम होगा, ओके देखो प्रीवियस ईयर तो जाएगा आपका 2020-21, ये तो आप समझते हो मित्रों, और असेसमेंट ईयर जो हो जाएगा मित्रों वो 2021-22 हो जाएगा। और इसका जो वित्त अधिनियम होगा मित्रों, वित्त अधिनियम हो जाएगा दोस्तों 2020। ओके वित्त अधिनियम हो जाएगा 2020। ओके वित्त अधिनियम 2020 हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 2020-21 होगा और असेसमेंट 2021-22 हो जाएगा। ओके यहाँ तक की बात क्लियर। मैं बात करूँ किस स्थिति में, कौन सी स्थिति में ग्रेजुटी जो है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है? ग्रेजुटी कौन सी स्थिति में कर मुक्त होती है? ग्रेजुटी की बात करें तो मित्रों आप ग्रेजुटी की बात अगर करते हो तो ग्रेजुटी कौन सी स्थिति में कर मुक्त होती है? दोस्तों पहली बात तो मित्रों आप जानते हो कि ग्रेजुटी जो होती है मित्रों, ग्रेजुटी की बात करें तो केंद्र सरकार का कर्मचारी है या राज्य सरकार का कर्मचारी या स्थानीय संस्था के कर्मचारी है। अगर कोई भी कर्मचारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय संस्था के अंतर्गत आता है मित्रों, स्थानीय संस्था के अंतर्गत आता है, तो उन कर्मचारियों को अगर कोई ग्रेजुटी की राशि मिलती है मित्रों, ग्रेजुटी की राशि मिलती है वो एग्जम्प्ट होती है मित्रों, वो एग्जम्प्ट होती है। ओके ये धारणा, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार की ग्रेजुटी टैक्सेबल नहीं होगी। अच्छा दोस्तों तुमसे कोई पूछे ग्रेजुटी की अधिकतम कर मुक्त, अच्छा अधिकतम छूट कितनी हो सकती है? कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अधिकतम छूट, ग्रेजुटी की अधिकतम छूट कितनी ले सकता है? तो ग्रेजुटी की अधिकतम छूट 20 लाख रुपए तक ली जा सकती है अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अन्य कर्मचारियों के संबंध में ग्रेजुटी जो होती है वो 20 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होती है। उसके बाद की अमाउंट क्या होती है? टैक्सेबल होती है। 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी एग्जम्प्ट होती है, उसके बाद की अमाउंट 200 टैक्सेबल होती है। लेकिन किनके लिए? जो 200 केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय संस्था का कर्मचारी नहीं है, अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर की बात आती है तो कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी या स्थानीय संस्था या सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को अगर सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर अगर ग्रेजुटी प्राप्त होती है, सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर ग्रेजुटी प्राप्त होती है, तब तो करमुक्त होती है। लेकिन अगर उनको सेवानिवृत्ति से पहले ग्रेजुटी मिलती है तो पूरी की पूरी ग्रेजुटी टैक्सेबल होगी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर किसी भी कर्मचारी को ग्रेजुटी उसके रिटायरमेंट से पहले मिलती है, उसकी मृत्यु से पहले मिलती है, तब उस केस में दोस्तों जितनी भी ग्रेजुटी मिलेगी पूरी की पूरी ग्रेजुटी टैक्सेबल होगी, पूरी की पूरी ग्रेजुटी क्या मानेगी? टैक्सेबल मानी जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों ग्रेजुटी की राशि रिटायरमेंट में मिलती है या मृत्यु होने की स्थिति में मिलती है तो उस केस में दोस्तों वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी को या लोकल अथॉरिटी के कर्मचारी की ग्रेजुटी तो क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी मित्रों। अब दोस्तों अगर अदर कोई कर्मचारी है उसकी ग्रेजुटी 20 लाख तक क्या होगी? टैक्सेबल होगी। अगर 20 लाख तक की ग्रेजुटी पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला, यदि कर्मचारी पर ग्रेजुटी अधिनियम 1972 लागू होता है, अगर दोस्तों किसी कर्मचारी पर ग्रेजुटी एक्ट 1972 लागू होता है, अगर मान लो ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है मित्रों, सबसे पहली बात तो है कि ग्रेजुटी एक्ट 1972 कौन सी संस्थानों पर लागू होता है? तो कोई भी ऐसा वैधानिक निगम, कोई भी ऐसी संस्था जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, कोई भी ऐसी व्यापारिक संस्थान जहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, वहां पर ग्रेजुटी पेमेंट एक्ट लागू होता है 1972। साथ ही साथ दोस्तों कोई भी वैधानिक निगम यानी स्टेचुटरी बॉडी, कोई भी कारखाना, कोई भी खान या कोई भी बागान या कोई भी तेल क्षेत्र या कोई भी बंदरगाह या कोई भी रेल कंपनियां, इन सब में दोस्तों ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है। साथ ही साथ अन्य कोई व्यापारिक संस्थान जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर भी ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है। तो अगर ग्रेजुटी एक्ट यदि कर्मचारी पर भुगतान लागू होता है, अगर ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है, ग्रेजुटी एक्ट उसके ऊपर लागू होता है तो उस केस में दोस्तों 15 दिन के वेतन की गणना में कौन से वेतन के आधार पर गणना की जाएगी? तो मित्रों 15 दिन के वेतन की अगर 15 दिन के वेतन की अगर बात को तो 15 दिन के वेतन की बात को 15 दिन का जो वेतन होगा तो अंतिम आहरित, ओके तो यहाँ पर मतलब 15 दिन के वेतन की जब बात आती है तो इसके अंदर कौन से वेतन को आधार माना जाएगा? कौन से वेतन? तो जो अंतिम आहरित वेतन है, यानी दोस्तों जो अंतिम जब वो रिटायरमेंट और रिटायरमेंट होने की तिथि को जो उसका अंतिम वेतन था वही आ जाएगा, यानी अंतिम आहरित वेतन को दोस्तों शामिल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सैलरी में दोस्तों 3 चीजों को शामिल किया जाएगा, सैलरी में 3 चीजों को शामिल किया जाएगा दोस्तों। वो कौन कौन सी होगी दोस्तों? अच्छा, सैलरी में 2 चीज, एक तो बेसिक सैलरी को शामिल करेंगे इसमें, बेसिक से, और एक अगर डीए, और डीए हमेशा शामिल होगा चाहे वो सैलरी का पार्ट हो या नहीं हो, यानी डीए को ऑलवेज शामिल करेगा। डीए जो है मित्रों यानी जो डीए है वो हमेशा शामिल होगा। तो दोस्तों जब भी दोस्तों ग्रेजुटी एक्ट 1972 लागू होता है किसी कर्मचारी के ऊपर तो वहां पर सैलरी की गणना करते समय जिस समय वो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है उस रिटायरमेंट के समय उसकी सैलरी क्या होती है उस आधार पर उसकी ग्रेजुएट मतलब सैलरी निकालेंगे। और सैलरी में यहाँ पर बेसिक सैलरी भी आएगी और डीएनएस अलाउंस भी आएगा, लेकिन डीएनएस अलाउंस ऑलवेज आएगा, यानी हमेशा डीएनएस अलाउंस को शामिल किया जाएगा। डीएनएस अलाउंसमेंट आपका ऑलवेज शामिल किया जाएगा दोस्तों, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता यहां पर होगी मित्रों आगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं कह दूं कि यदि दोस्तों ग्रेजुटी की अगर बात है, ये लो दोस्तों आ गया कि ग्रेजुटी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है, ग्रेजुटी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। एक है कि यदि कर्मचारी पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू की बात आ जाती है तो यहां पर बात आ जाती है। सर मैं क्लास में हूं, जब 12 फोन काट रहा हूं, क्लास में हूं। हाँ सर मैं क्लास में हूं, कोई अर्जेंट है? हेलो, कॉल करना, मैसेज आया था। कौन बोल रहा है? हाँ 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 बताओ।
मैंने बताया था समय, वीडियो को मना कर दिया था, वीडियो होती नहीं। और बाकी मैं ग्रुप है, हाँ मैंने मना कर दिया था ना। बाकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो जो होगी, जो इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा, टेलीग्राम पर डालता हूँ ना। ठीक, टेलीग्राम पर जुड़े हो ना आप? हेलो, आप टेलीग्राम पर जुड़े हो ना? हाँ मेरे को डाल दूंगा, बाकी मैं ऐप पे डाल दूंगा, ठीक, डाउन कर लेना। आगे देखिए, तो आगे देखो, आगे आता है। तो यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों ग्रेजुएटी एक्ट जब लागू होता है तो सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। बेसिक सैलरी शामिल होती है और डीएनएस अलाउंस शामिल होता है। ओके, चाहे वो और ये हमेशा शामिल होता है, हमेशा, चाहे वो महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो या ना हो, डजंट मैटर। यदि कर्मचारी पर ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम लागू होता है तो 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए एक माह में दिनों की संख्या कितनी ली जाएगी। तो एक माह में दिनों की संख्या कितनी ली जाएगी बताओ। तो एक माह में दिनों की संख्या 26 ली जाएगी, क्योंकि 15/26 के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं। 15/26 के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। मैं बता दूंगा, देखो यदि कर्मचारी के ऊपर ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 लागू होता है तो 15 दिन के वेतन की गणना करने के लिए एक माह में दिनों की संख्या जो ली जाएगी वो 15/26 ली जाएगी। 15/26 के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। तो मित्रों, अगर किसी भी कर्मचारी के ऊपर ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो उस केस में 15 दिनों के वेतन की गणना करने की बात यहाँ पर आ जाएगी। अगला प्रश्न, ग्रेजुएटी के संबंध में 6 माह से अधिक की अवधि को किस दशा में पूर्ण वर्ष के तौर पर लिया जाता है। यानी 6 माह से अधिक की समय की अवधि जो होती है उसको दोस्तों एक पूर्ण वर्ष के तौर पर लिया जाता है। तो दोस्तों ये चीज कब ली जाती है दोस्तों, जब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू होता है। अगर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू नहीं होगा, जैसे सपोज करो अगर ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है तो कोई कर्मचारी 18 वर्ष या 7 माह काम करता है तो उसको 219 वर्ष की सेवा में माना जाएगा। लेकिन अगर ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता तो कोई कर्मचारी 18 वर्ष 7 माह काम करता है दोस्तों, तो वहां पर 18 वर्ष ही लिया जाएगा। ओके, 7 माह को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो मित्रों, मैंने कहा कि ग्रेजुएटी के संबंध में 6 माह से अधिक की जो अवधि होती है उस अवधि में दोस्तों एक पूर्ण वर्ष के तौर पर रहेगा। तो अगर पूर्ण वर्ष, तो अगर 18 वर्ष 7 माह वो काम करता है तो 19 साल लिया जाएगा, और 18 वर्ष अगर 7 माह काम तो यहाँ पर 18 लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ग्रेजुएटी एक्ट लागू होता है तो 6 माह से अधिक की अवधि को एक पूरा वर्ष माना जाता है, और यदि ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता तो 6 माह से अधिक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। ओके, ग्रेजुएटी के संबंध में सेवा के पूर्ण वर्ष की गणना करने के लिए वर्ष की किसी भाग को छोड़ दिया जाता है। कब? जब अन्य कर्मचारियों की दशा में, जब भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, अतः ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता, उस स्थिति में दोस्तों अन्य अगर बताओ तो ग्रेजुएटी के संबंध में सेवा के पूर्ण वर्षों की गणना करने के लिए वर्ष के किसी भाग को दोस्तों छोड़ दिया जाता है। तो वर्ष के किसी भाग को छोड़ दिया जाता है कब? अन्य कर्मचारियों की दशा में, जब ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता। तो जब ग्रेजुएटी एक्ट लागू नहीं होता तो उस केस में दोस्तों ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अगला, ग्रेजुएटी की अधिकतम कर मुक्ति की सीमा कितनी है दोस्तों। ये पुराने जमाने की अगर बात ग्रेजुएटी का, तो दोस्तों ये पुराने समय का प्रश्न था दोस्तों। अब इसकी लिमिट होगी 20,000। तो मैं कह दूं ग्रेजुएटी की अधिकतम कर मुक्ति जो है, तो अधिकतम मैक्सिमम जो कर मुक्ति है वो कितनी है? 20,000 तक है। यानी कोई व्यक्ति 20,000 तक की ग्रेजुएटी को कर मुक्त करा सकता है, एग्जम्प्ट करा सकता है। आगे, सेवानिवृत्ति पर अगर रिटायरमेंट पर अर्जित अवकाश वेतन का नकदीकरण, और इसको लीव एनकेसमेंट सैलरी कहते हैं, इसको लीव एनकेसमेंट सैलरी कहते हैं। अच्छा, अर्जित अवकाश का नकदीकरण ये दोस्तों मैक्सिमम कितना रुपए? 3 लाख रुपए तक दोस्तों इसको एग्जम्प्ट माना है। 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर कि सेवानिवृत्ति पर अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, सेवानिवृत्ति पर अगर किसी को अर्जित अवकाश का नकदीकरण करने पर पैसा यानी लीव एनकेसमेंट ऑफ सैलरी मिलती है, वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। कब होती है? जब ऐसी सैलरी किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी या किसी राज्य सरकार के कर्मचारी को प्राप्त होती है, अर्थात किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राप्त होती है। देखो, सेवानिवृत्ति पर अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त होता है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति पर अगर किसी गैर सरकारी कर्मचारी को अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त होता है तो मित्रों वो आपका जो कर मुक्त होता है।
3 लाख रुपए तक क्या होता है, कर मुक्त है। 3 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है, 3 लाख तक तो एग्जाम होगा। उसके बाद की अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी दोस्तों की, ठीक है। तो उसके बाद की अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब 3 लाख रुपए तक एग्जाम होगा। कब है, जब वो किसी गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है, गैर सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारी को, अगर गैर सरकारी कर्मचारी को पैसा मिलता है तो 3 लाख रुपए तक एग्जाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की दशा में अधिकतम कर मुक्ति की राशि कितनी है, तो अधिकतम कर मुक्ति की राशि 3 लाख रुपए तक। 3 लाख रुपए तक वो एग्जाम होता है, बाद की अमाउंट क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। मैं बता चुका। मैंने कहा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की कर मुक्ति के लिए वेतन में किन किन चीजों को लिया जाएगा, वेतन में कौन सी चीजों को लिया जाता है मित्रों। तो यहाँ पर वेतन में जो है कि सेवानिवृत्ति के दिन, जिस दिन वो रिटायरमेंट होगा उससे पहले के तुरंत के 10 महीने की सैलरी होगी, वो सैलरी काउंट की जाएगी। और इस सैलरी में 3 प्रकार की चीजों को शामिल किया जाएगा। इस सैलरी में एक तो आपकी बेसिक सैलरी को शामिल किया जाता है, जो आपकी मूल वेतन होता है, मूल वेतन शामिल होता है, प्लस इसमें डीए शामिल होता है। लेकिन डीए तभी शामिल होता है जब वो सैलरी की शर्तों के आधार पर दिया गया हो, और प्लस इसमें कमीशन ऑन सेल को भी शामिल किया जाता है। अर्थात दोस्तों सैलरी की कैलकुलेशन करते समय जब वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट जब होता है तो मित्रों मैंने कहा कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण, अर्जित अवकाश, मैंने कहा तो अर्जित अवकाश के नकदीकरण की दशा में कर मुक्ति की जब बात आती है तो रिटायरमेंट के दिन से तुरंत पहले के 10 महीने की सैलरी ली जाएगी। उस सैलरी में दोस्तों बेसिक सैलरी को भी शामिल करते हैं। उस सैलरी में दोस्तों महंगाई भत्ता शामिल होता है, लेकिन वो सेवा शर्तों के अनुसार होता है, और उसमें कमीशन ऑन सेल को भी शामिल किया जाता है। इन सब चीजों को शामिल किया जाता है मित्रों। आगे मैंने कहा दोस्तों 100 अन्य कर्मचारियों की दशा में, अन्य कर्मचारियों का मतलब होता है दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की दशा में अर्जित अवकाश के नकदीकरण की कर मुक्ति की राशि कितनी होती है, 3 लाख रुपए तक की होती है। मतलब राशि की गणना करने के लिए मूल वेतन में किन किन चीजों को, यानी आपकी मूल वेतन में किन किन को शामिल करते हैं, तो मूल वेतन में एक तो महंगाई भत्ता शामिल होता है, लेकिन वो सेवा शर्तों के तहत मिलने पर, और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत का जो कमीशन होता है वो शामिल होता है। यानी अन्य कर्मचारियों की दशा में, यहाँ पर अन्य कर्मचारियों का मतलब होता है गैर सरकारी कर्मचारी, ओके। और गैर सरकारी कर्मचारियों की जो अर्जित अवकाश का जो नकदीकरण है, जिसको दोस्तों अर्न लीव सैलरी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्न लीव सैलरी कहा जाता है। अर्न लीव सैलरी इसको कहा जाता है, ये अर्न लीव सैलरी अपनी कहलाती है, ओके। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपन सैलरी की जब गणना करते हैं तो उसमें बेसिक सैलरी भी शामिल करते हैं, उसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल करते हैं, और इसमें दोस्तों बिक्री पर जो निश्चित प्रतिशत का जो कमीशन होता है उसको भी शामिल करता है। इन सब चीजों को शामिल अपन करते हैं। आगे मैंने लिखा मित्रों कि एक कर्मचारी ने अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में 1,20,000 रुपए की कर मुक्ति पहले ही उसने प्राप्त कर ली। मतलब 1,20,000 की छूट तो उसने पहले प्राप्त कर ली, तो मतलब 3 लाख रुपए में से दोस्तों उसको 1,20,000 की छूट तो पहले ही उस कर्मचारी को मिल गई। तो बताओ तो अब वो मैक्सिमम कितनी छूट ले सकता है, अब वो मैक्सिमम 1,80,000 की छूट हो ले सकता है। उसने दूसरे नियोक्ता से अवकाश के नकदीकरण के रूप में 2,40,000 रुपए प्राप्त किए। उसके लिए छूट की सीमा कितनी होगी, तो उसके लिए केवल और केवल 1,80,000 रुपए की छूट होगी। यानी 2,40,000 रुपए में से दोस्तों 1,80,000 की छूट ले सकता है, बाकी 60,000 रुपए की इनकम पर उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो 3 लाख रुपए की जो छूट होती है ना, वो उसके जीवन काल की छूट होती है, चाहे वो कहीं से भी प्राप्त करे, चाहे वो कहीं पर भी नौकरी करता है। दोस्तों अगर उसने एक बार में, अगर उसने 1,20,000 की छूट पहले से प्राप्त कर ली, अगर उसने 1,20,000 की छूट पहले से प्राप्त कर ली, तो उसको दोबारा छूट जो मिलेगी वो 1,80,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसके बाद छूट नहीं मिलेगी। पेंशन की एक मुश्त राशि, अगर दोस्तों पेंशन की बात करते हैं, पेंशन अगर एक मुश्त मिल जाती, देखो मतलब मंथली पेंशन जो होता है ना, मंथली पेंशन अगर किसी कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद अगर उसको मंथली पेंशन मिलता है, तो मंथली पेंशन तो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मंथली पेंशन सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई पेंशन लमसम होता है,
तो लमसम पेंशन अगर किसी सरकारी कर्मचारी को या स्थानीय संस्था के कर्मचारी को या वैधानिक निगम के किसी कर्मचारी को प्राप्त होता है तब तो वो एग्जम्प्ट होगा। ओके, और इनके अलावा किसी गैर सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त होता है, अगर किसी गैर सरकारी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त होता है तो वहां पर दोस्तों मैं कह दूं कि अगर मित्रों उनको ग्रेजुटी की राशि मिलती तो 1/3 एग्जम्प्ट होगा, और यदि ग्रेजुटी की राशि नहीं मिलती है तो 1/2। तो पेंशन की एक मुश्त राशि अगर मित्रों अगर पेंशन की राशि एक साथ मिल जाती है तो निम्न दशा में कर मुक्त होगी। कौन सा? अगर वो पेंशन की राशि किसी सरकारी कर्मचारी को मिल रहा हो या स्थानीय संस्था के कर्मचारी को या वैधानिक निगम के कर्मचारी को, अगर इन सभी में से किसी भी कर्मचारी को अगर पेंशन की राशि मिल रही है तो दोस्तों वो एग्जम्प्ट होगी दोस्तों। ओके, आगे सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कर्मचारी के लिए गैर एक मुश्त पेंशन अथवा मानसिक पेंशन जो होगी वो कैसे होगी? तो ये आपसे पूछा है तो मित्रों मैं बता दूं तो मित्रों सरकारी कर्मचारी के लिए गैर एक मुश्त पेंशन, अच्छा देखो कितनी प्यारी है, गैर एक मुश्त पेंशन मतलब मानसिक पेंशन, मंथली पेंशन। तो मंथली पेंशन तो दोस्तों चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे देखो मंथली पेंशन जो होती है मित्रों, मंथली पेंशन जो होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी के लिए क्या होती है? कर योग्य होती है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी कर योग्य होती है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो अगर मित्रों यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हो चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, जो आपकी मंथली पेंशन सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य होगी। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए बेटा बहुत ही प्यारा लाजवाब प्रश्न आप लोगों के सामने। देखो ये कहना था कि मिस्टर ए देखो मित्रों इनकम टैक्स का जो मैं रिवीजन आपका करा रहा हूँ डेली दोस्तों 12:30 से लेकर दोस्तों 1:30 बजे तक तुम्हारी इनकम टैक्स क्लास डेली चलेगी, डेली, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारी यूनिट नंबर जो 10 है ना वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए। और यूनिट नंबर 5 माह को हम पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों, ये 2 यूनिट आपकी चल रही है, बाकी मैं तैयारी करा चुका और वापस और करते रहना आप अपने साथ। देखो मिस्टर ए 7,000 रुपये मासिक किराया देता है। ओके, मिस्टर ए जो है तो 7,000 रुपये मासिक किराया देता है वैसे। ओके, उसकी समायोजित कुल आय जो वो 1,80,000 रुपये होता है, उसकी 3,80,000, उसकी समायोजित जो इनकम है तो वो 3,80,000 रुपये, 3,80,000 रुपये उसकी समायोजित इनकम के अंतर्गत उसकी समायोजित आय होती है। तो के आगे मकान किराया भत्ता मिलता है उसे तो मकान किराया भत्ता मिलता है धारा 80 जगह कितनी कटौती हो जाएगी? तो ओके, कितनी कटौती यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मित्रों के आगे। अब उसे मकान किराया भत्ता मिलता है तो दोस्तों जब उसे मकान किराया भत्ता मिलता है तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मिलता है तो उसे किसी भी प्रकार की कटौती नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है 80GG की छूट जो है वो ओनली इंडिविजुअल असेसी को दी जाती है, बाकी किसी और असेसी को नहीं दी जाती। और अगर किसी भी व्यक्ति को मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस अगर प्राप्त होता है तो वहां पर उसको इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। ओके, यानी कोई मकान किराया भत्ता प्राप्त अगर होता है तो उसे छूट नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, अगर मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है तो वहां पर छूट के लिए दोस्तों क्या क्या बातें होगी? वहां पर छूट के लिए दोस्तों उसकी मैक्सिमम छूट होगी ना 5,000 रुपये पर मंथ तक वो छूट ले सकता है, 5,000 रुपये पर मंथ तक छूट ले सकता है, इससे ज्यादा की छूट नहीं ले सकता। लेकिन अगर उस व्यक्ति को HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस अगर उसको मिलता है तो उसको 80GG की छूट नहीं मिलेगी, अर्थात मकान किराए के संबंध में उसे कोई कटौती नहीं मिलेगी। उस व्यक्ति को मकान किराए के संबंध में कटौती तभी मिलती है जब वो इंडिविजुअल असेसी हो, उससे मकान किराया भत्ता नहीं मिलता हो तो छूट मिलेगी, और वो भी छूट कितनी? 5,000 रुपये पर मंथ तक वो छूट ले सकता है, इससे ज्यादा छूट वो नहीं ले सकता। 5,000 रुपये पर मंथ तक की छूट वहां पर ले सकता। आगे मैंने कहा मित्रों कि एक कर्मचारी ग्रेजुटी पाने का हकदार है, मतलब एक कर्मचारी जिसको ग्रेजुटी मिलती है, ओके, उसने अपनी पेंशन का 60% भाग एक मुश्त राशि 12 लाख रुपए प्राप्त कर ली तो उसकी कर मुक्त राशि कितनी होगी? ओहो मित्रों, अब देखो मित्रों बहुत प्यारा बहुत लाजवाब प्रश्न। तो देखो मित्रों सबसे पहले तो दोस्तों उसने अपनी पेंशन को 60% पेंशन को प्राप्त 12 लाख में बदल दिया, तो पहले तो इसको 100% में बदल दो। इसको 100% कैसे बदलोगा? तो 12 लाख रुपए जो है मित्रों वो 60% में तो 100% होगा 20 लाख, कितना होगा? 20 लाख रुपए हो जाएगा।
20 लाख रुपए आपके सामने आ जाएगा। इस 20 लाख का 1/3, इसका मतलब 1/3, ओके, क्योंकि ग्रेजुटी उसको मिल रही है, तो 20 लाख का 1/3, 20 लाख का 1/3 होता है 6,66,667 रुपए की दोस्तों क्या हो जाएगी, उसको कर मुक्त हो जाएगी, अतः इतनी राशि कर मुक्त होगी। ओके, यानी 12 लाख में से दोस्तों 6,66,667 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और बाकी अमाउंट टैक्स हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पर उसे ग्रेजुटी नहीं मिलती है, अगर मान लो इस कर्मचारी को ग्रेजुटी नहीं मिलती है, तो दोस्तों केवल और केवल पूरी पेंशन का 1/2, तो 20 लाख का 1/2 हो गया 10 लाख, तो 10 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाते और 12 लाख में से 10 लाख एग्जम्प्ट, तो 2 लाख रुपए पर टैक्स लग जाता। तो ये चीज आ जाएगी मित्रों, ये मैंने पढ़ा रखा है। जब आपको मैं ग्रेजुटी पढ़ा रहा था, हाउस सैलरी पढ़ा रहा था, तो आपको सब बातें अच्छे से बताई थी, उसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों के माइंड में नहीं आनी चाहिए। यानी एक एक चीज आप लोगों को बता रखी, एक एक पॉइंट्स आपको कवर कर रखा, एक एक बिंदु आपको बता रखा। क्लियर? तो देखो मित्रों, अगर किसी कर्मचारी को ग्रेजुटी मिलती है और वो अपनी पेंशन को लमसम करा लेता है, ओके, तो उस केस में 60% पेंशन को उसने लमसम करा लिया, 12 लाख रुपए प्राप्त कर लिया। तो ये बताओ दोस्तों, अगर वो पूरी पेंशन को लमसम कराता तो बताओ उसको कितने रुपए प्राप्त होते, 20 लाख रुपए मिलते नहीं मिलते? इस 20 लाख का 1/3 भाग एग्जम्प्ट होगा, कब? जब ग्रेजुटी मिलती है, और यदि ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो 1/2 भाग एग्जम्प्ट होगा। जबकि प्रश्न कह रखा है कि ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3 भाग एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर सर, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तब तो पूरी एग्जम्प्ट हो जाती है मित्रों, तब तो पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली लमसम पेंशन तो पूरी ही क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है मेरे लाडलो। अगला मैंने कहा मित्रों, ऐच्छिक अवकाश, ऐच्छिक, देखो मैंने कहा ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण करता है, क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की गणना करने के लिए वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाता। सैलरी, बेसिक सैलरी शामिल होती है, सेवा शर्तों को शामिल होता है, बिक्री पर शामिल, लेकिन बोनस को शामिल नहीं किया जाता। ओके, क्योंकि सैलरी में केवल 3 ही प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण करता है। तो दोस्तों कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा से अगर वो ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करना चाहता है और वहां पर कंपनसेशन की राशि प्राप्त करनी हो, ओके, कंपनसेशन की राशि अगर प्राप्त करनी हो, ओके, तो कंपनसेशन की राशि प्राप्त करने के लिए दोस्तों वहां पर बेसिक सैलरी प्राप्त होती है मित्रों, ओके, या दोस्तों अगर बात करें मित्रों सेवा की, ओके, तो स्वैच्छिक। अच्छा तो यहाँ पर करमुक्त की राशि, अगर ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर करमुक्त राशि कितनी हो सकती है, कितना करमुक्त होता है? 5 लाख रुपए तक की राशि क्या हो सकती है, करमुक्त हो सकती है। अगर कोई भी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत कोई भी कर्मचारी अपनी संस्था से अगर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक राशि एग्जम्प्ट होती है और सैलरी के अंदर 3 प्रकार की चीजों को शामिल किया जाता है। अगला, ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि की बात आ रही है तो कि अगर कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण करना चाहता है और उसको कोई भी कंपनसेशन प्राप्त होता है मित्रों, वो धारा 10 से 10C के तहत अधिकतम कर मुक्ति कितनी होगी, उसकी अधिकतम कर मुक्ति होगी 5 लाख रुपए, अतः 5 लाख रुपए तक की अधिकतम कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः 5 लाख रुपए तक दोस्तों उसकी राशि क्या होगी, कर मुक्त होगी। 5 लाख रुपए तक उसको किसी भी प्रकार से टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए तक किसी भी प्रकार का टैक्स का पेमेंट उसे नहीं। मैंने कहा दोस्तों कि यदि मुंबई में, अगर मुंबई में स्थित मकान के लिए किराया चुकाया जाता है तो मकान किराए भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस के अधिकतम कर मुक्ति की सीमा कितनी होगी, तो मित्रों ये 50% सैलरी का होगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई ने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में अगर मकान दिया जाता है, अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को उसके मालिक के द्वारा मकान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में दिया जाता है तो वेतन का 50% कर मुक्त होता है मित्रों, और इसके अलावा कहीं और दिया जाता है तो वेतन के 40% की बात आ जाती है। अगला, मैंने कहा रमेश अपने 3 बच्चों के लिए 200 रुपए प्रति माह की दर से 600 रुपए प्रति माह आवास व्यय भुगतान प्राप्त करने का हकदार है मित्रों। इस स्थिति में कर मुक्त राशि कितनी होगी, कर मुक्त राशि कितनी होगी, कर मुक्त राशि कितनी रुपए होगी मित्रों? तो आप जानते हो कि कर मुक्त राशि जो होती है वो 100 रुपए पर मंथ होती है।
पर चाइल्ड होती है और मैक्सिमम दोस्तों आपकी होती है दोस्तों 2 चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ तो पर मंथ होती है तो यहाँ पर 100 रुपये आपकी होगी पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, मैक्सिमम 2 बच्चों तक। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, अच्छा दोस्तों सॉरी, ये आवास की बात है, आवास की बात है, आवास की। तो आवास के केस में दोस्तों कितना होता है, 200 रुपये पर मंथ होता है। तो 200 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पर 400 रुपये तक क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। 400 रुपये तक राशि क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी 400। क्योंकि हॉस्टल सुविधा की बात आ रही है और हॉस्टल सुविधा जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है, हॉस्टल सुविधा की जब बात आती है, हॉस्टल सुविधा, ओके हॉस्टल सुविधा। तो हॉस्टल सुविधा को लेकर दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा हॉस्टल सुविधा की। तो हॉस्टल सुविधा की राशि जो होती है मित्रों वो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड होती है। हॉस्टल सुविधा 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड होती है। और यहाँ पर उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए 200 रुपये मिलते हैं। और तो मिलते ही जब 200 है तो 200 रुपये होगी, तो 200 इंटू 2 तो 400 हो जाएगी। ओके मित्रों, वैसे 300 रुपये मैक्सिमम है। अरे 300 रुपये तो मैक्सिमम है, लेकिन मिलते ही 200 है ना। अरे 300 रुपये तो मैक्सिमम है, यही तो कंफ्यूज कर रहा है। 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक वो छूट ले सकता है, लेकिन उसको तो हॉस्टल अलाउंस मिल कितना है, 200 रुपये तो मिल रहा है। जब हॉस्टल अलाउंस 200 रुपये मिल रहा है तो सिंपल सी बात है एग्जम्प्ट भी 200 रुपये तक ही होगा मित्रों। ओके, ये बात भी आपको समझनी है। तो एग्जम्प्ट भी 200 रुपये ही होगा मित्रों के आगे। तो 200 इंटू 2 पर मंथ होगा भाई, 300 रुपये पर मंथ चाइल्ड होता है। 300 रुपये तक वो हॉस्टल सुविधा की राशि को कर मुक्त करा सकता है। किसी भी कर्मचारी को अगर दोस्तों बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल अलाउंस अगर मिलता है तो 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी के बच्चों को दोस्तों 200 रुपये ही मिल रहा है तो भाई 200 रुपये तो एग्जम्प्ट होगा मित्रों। ये ज़्यादा कैसे ले सकते हो आगे। अगला अब देखो मित्रों, अगला आता है मित्रों कि रमेश से 8,000 रुपये चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार है। एक रमेश है, उसको 8,000 रुपये मेडिकल अलाउंस पाने का हकदार है। उसने 5,000 रुपये अपने स्वयं की चिकित्सा पर और 2,000 रुपये अपने वैक्स पुत्र की चिकित्सा पर, ओके, जो उस पर आश्रित नहीं था, खर्चा किया। इस राशि में कर मुक्त राशि कितनी होगी। तो देखो कर मुक्त राशि की जब बात आती है मित्रों, तो कर मुक्त राशि की जब बात यहाँ पर की जाती है मेडिकल अलाउंस को लेकर, तो देखो मेडिकल अलाउंस को लेकर दोस्तों आप लोग सारे प्रोविजन पढ़ते हो। मेडिकल अलाउंस को लेकर जितने भी आपके प्रोविजन देखे होंगे समझोगे। तो रमेश 8,000 रुपये चिकित्सा भत्ता पाने का हकदार है। उसने 5,000 रुपये अपनी स्वयं की चिकित्सा पर रखो और 2,000 रुपये दोस्तों स्वयं वैक्स पुत्र की चिकित्सा, जो उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। जब उस पर डिपेंडेंट ही नहीं है दोस्तों तो सिंपल सी बात है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई राशि कर मुक्त नहीं होगी। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल फैसिलिटी जो है मित्रों, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जो है मित्रों उसको दोस्तों चिकित्सा, क्योंकि चिकित्सा भत्ता जो है ना, चिकित्सा भत्ता दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसमें कोई भी भाग एग्जम्प्ट नहीं होता। चिकित्सा भत्ता जो था फुल्ली टैक्सेबल होता है दोस्तों, उसका कोई भी पार्ट एग्जम्प्ट नहीं होता। अगला रमेश, देखो अब देखो रमेश को 80 रुपये पर मंथ प्रति व्यक्ति 3 बच्चों के लिए 240 रुपये मिलते हैं। बाल शिक्षण भत्ते के रूप में मिलता है, यानी एजुकेशन अलाउंस के तौर पर उसको पैसा मिलता है। अब देखो एजुकेशन अलाउंस वैसे तो आप जानते हो अप टू मित्रों 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड तक आपका एग्जम्प्ट होता है और मैक्सिमम 2 बच्चों तक एग्जम्प्ट होता है। लेकिन दोस्तों उसको अलाउंस कितना मिल रहा है, 80 रुपये मिल रहा है। तो 80 रुपये एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का हो जाएगा 160 रुपये तक दोस्तों प्रति माह 160 रुपये तक एग्जम्प्ट होगा। यानी दोस्तों उसको 80 इंटू 3 इंटू 12, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा मित्रों 80 इंटू 12 तो 0 12 चौक 48 और 12 दिन 24 है और 24 और 4 याद आएगा 2880 रुपये। उसको 2880 रुपये मिल रहा है। तो इसमें से दोस्तों ये एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा उसका 280 रुपये के हिसाब से, 12 के हिसाब से, 2 के हिसाब से लगभग 1960 रुपये दोस्तों। ओके, ये 96 इंटू 2 आ जाएगा 0 20 हो गया 1920 रुपये एग्जम्प्ट हो जाएगा मित्रों। और यहाँ पर जब देखोगे और समझोगे मेरा तो 860 रुपये जो है मित्रों, 860 रुपये जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 860 रुपये आपका टैक्सेबल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। 860 रुपये क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। तो 860 रुपये दोस्तों जो अमाउंट वो टैक्सेबल यहाँ पर हो जाएगी। अगला प्रश्न मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों समझाने सभी को अच्छे से, मैंने कहा कि रमेश घर से कार्यालय जाने के लिए, रमेश भाई साहब जो है वो घर से कार्यालय जाने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह परिवहन भत्ता प्राप्त करता है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तथा 600 रुपये प्रति माह खर्च करता है। इस स्थिति में कर मुक्त राशि कितनी होगी। तो देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है मतलब 800 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय के,
₹800 पर मंथ तक क्या होता है एग्जाम होता है, चाहे खर्च कितना भी करे इससे कोई मने। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर किसी कर्मचारी को दिया जाता है, अगर कोई भी मालिक अपने कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है मित्रों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है मित्रों, ओके, वो कितने रुपए होता है मित्रों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, वैसे आप जानते हो अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो ₹800 प्रति माह तक एग्जाम होता है मित्रों। ये बात आपको समझने की कोशिश यहाँ पर करनी है। वैसे दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जब बात आती है तो यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, तो यानी कर्मचारी को दोस्तों यहाँ पर रमेश कार्यालय से घर जाने के लिए परिवहन भत्ता प्राप्त करता है, ₹600 प्रति माह खर्च गए, इसमें कर मुक्त राशि कितनी होगी, कर मुक्त राशि कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों कि कर मुक्त राशि कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर एक गलत है क्योंकि रमेश यहाँ पर रमेश है ना, रमेश कार्यालय से घर जाने के लिए आने 1,000 प्रति माह परिवहन भत्ता प्राप्त करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करता है। तो वैसे तो आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है मित्रों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है मित्रों के वो ₹600 प्रति माह खर्च कर, इस तरह कर मुक्त राशि कितनी होगी। तो कर मुक्त राशि कुछ होगी नहीं मित्रों, क्योंकि पूर्णतः अगर किसी अदर कर्मचारी को मिलती है ना, इनमें से कोई डी आंसर आएगा डी। दोस्तों क्यों, देखो बताओ क्यों, देखो बताओ समझो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस से अगर देखो इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कॉन्सेप्ट सीख लो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ट्रांसपोर्ट अलाउंस से दोस्तों अगर किसी अंधे, गूंगे, बहरे या शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को मिलता है तब तो दोस्तों ₹3200 पर मंथ तक एग्जाम होता है, ₹3200 पर मंथ तक एग्जाम होता है। लेकिन अगर किसी दिव्यांग को मिलता है तो, अगर दिव्यांग को मिलता है तो, अगर दिव्यांग के अलावा किसी अदर कर्मचारी को ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ना तो पूरा का पूरा कर योग्य होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई पार्ट एग्जम्प्ट नहीं होता। ये पुराना नियम था दोस्तों, गलत है। देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर कोई नियोक्ता अपने किसी ऐसे कर्मचारी को देता है जो दिव्यांग है, सर इसमें 70% अलाउंस नहीं बेटा वो अलग है, सलोनी बेटा वो अलग है, वो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है। आप जो बता रहे हो 70% अलाउंस और 10,000 पर मंथ, वो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है जो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी को मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो दोस्तों कोई भी नियोक्ता अपने कर्मचारी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए दिया जाता है, और ये अलाउंस अगर किसी हैंडीकैप्ड को मिलता है, किसी दिव्यांग को मिलता है, तब तो ₹3200 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है। और इसके अलावा किसी दूसरे एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, अर्थात वहां पर कोई भी पार्ट एग्जाम नहीं होता, वहां पर पूरा का पूरा इनकम टैक्स होगा, अर्थात उसके अंदर पूरी की पूरी पर टैक्स वहां पर लगाया जाएगा। दोस्तों ओके सर, समझ आएगा दोस्तों, सलोनी समझ आएगा। सलोनी बेटा आपने जो लिखा है ना वो ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है, वो आपका ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस है, और ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस का कॉन्सेप्ट अलग है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी को दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस अलग होता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो दोस्तों एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए देता है, जबकि ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस जो है वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी के द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनी कर्मचारी को दिया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न, मुकेश चित्तौड़ राजस्थान में एक सीमेंट फैक्ट्री में नियुक्त है। ओके, उसे ₹300 प्रति माह जनजाति क्षेत्र में भत्ता मिलता है। ओके, जनजाति क्षेत्र में दोस्तों उसे भत्ता मिलता है, तो बताओ इसमें करमुक्त राशि कितनी होगी। अब आप जानते हो ट्राइबल, देखो ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है, देखो तो ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है वो एग्जम्प्ट होता है ₹200 प्रति माह तक, ₹200 प्रति माह तक ट्राइबल, ये आपका दोस्तों ट्राइबल एरिया अलाउंस एग्जाम था। लेकिन दोस्तों केवल और केवल 9 राज्यों में, अगर 9 राज्यों में ये अलाउंस मिलता है, अगर 9 राज्यों में दोस्तों जनजाति क्षेत्र भत्ता मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, तो ₹200 प्रति माह एग्जाम्प्ट होता है। वो 9 राज्य कौन कौन से, अगर ये अलाउंस मध्य प्रदेश में मिलता है, ये अलाउंस उत्तर प्रदेश में मिलता है, अगर ये अलाउंस दोस्तों बिहार में मिलता है, ये अलाउंस अगर पश्चिम बंगाल में मिलता है मित्रों, ये अलाउंस अगर आसाम में मिलता है, अगर ये आसाम में मिलता है, ये अलाउंस अगर त्रिपुरा में मिलता है, ये अलाउंस अगर उड़ीसा में मिलता है, अगर ये अलाउंस दोस्तों आपका तमिलनाडु में मिलता है, कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, और ये अलाउंस अगर कर्नाटक में मिलता है, अगर इन 9 राज्यों में ये अलाउंस मिलता है, तब तो दोस्तों ये आपका ₹200 पर मंथ तक एग्जम्प्ट होगा। और इनके अलावा कहीं दूसरे राज्य में मिलता है
तो दोस्तों शून्य, कोई कर मुक्त नहीं होगा, क्योंकि ये राजस्थान में है मित्रों। राजस्थान में दोस्तों जितना भी ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, अर्थात फुल्ली टैक्सेबल होगा। दोस्तों प्रोविजन ढंग से पढ़ो, ये इनकम टैक्स होती है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स का पूरा खेल प्रोविजंस पे होता है। जितने ज़्यादा प्रोविजन तुमको याद होंगे, इनकम टैक्स का मजा उतना ही ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों यहाँ यूपी बोलो, इसका मतलब ट्राइबल एरिया अलाउंस अगर किसी नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी को दिया जाता है 9 राज्यों में, तो 200 रुपये पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। अगर इसके अलावा इन 9 राज्यों के अलावा कहीं दूसरे राज्य में अगर मिलता है तो दोस्तों वहां पर कोई भी पार्ट एग्जम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पर राजस्थान की बात है तो राजस्थान में जो मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, अर्थात कोई भी पार्ट एग्जम्प्ट दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों बना है दोस्तों आप लोगों के लिए, सुरेंद्र एक परिवहन कंपनी में ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी। देखो मित्रों, सुरेंद्र भाई साहब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी हैं। वह 6,000 रुपये प्रति माह दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करता है। इसमें से 5,000 रुपये वो खर्च कर देता है, तो कर मुक्त की राशि कितनी होगी? ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस होता है वो होता है 70% ऑफ अलाउंस। अलाउंस का 70%, ओके, अलाउंस का 70%। तो बताओ 6,000 रुपये प्रति माह है तो 12 महीने के हो गए 72,000। तो 72,000 का 70% कितना होता है? ये होगा 007214 और आएगा आपका 50,400 और 10,000 रुपये पर मंथ इंटू 12, 1,20,000 रुपये ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा मित्रों के। अब यहाँ पर सुरेंद्र भाई साहब की बात करूँ तो सुरेंद्र भाई साहब ने दोस्तों यहाँ पर बात करें तो उसको उसको अलाउंस कितना मिला दोस्तों? तो यहाँ पर एग्जम्प्ट होगा दोस्तों आपका 50,000, ओके, 50,000, 5,000 रुपये वो खर्च 5,000 रुपये खर्च करता है। इस दशा में दोस्तों कर मुक्त राशि कितनी होगी? कर मुक्त राशि कितनी होगी? कर मुक्त राशि कितनी होगी बताओ? कर मुक्त राशि कितनी होगी बताओ दोस्तों? तो 6,000 का 70% कितना हो गया दोस्तों? 6,000 का 70 4200 रुपये पर मंथ हो गया। तो 4200 रुपये पर मंथ आपका आंसर का 4200 रुपये पर मंथ आपका आंसर आ जाएगा। 4200 रुपये पर मंथ आपका एग्जाम्प्ट यहाँ पर हो जाएगा। ओके, बताइए मित्रों, ये बात आपके माइंड में सेट हो गई? तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 35 प्रश्न। मतलब समझ आ रहा आपको अच्छे से? दोस्तों डेली 1 घंटा आप लोग इनकम टैक्स को रिवाइज करते रहो, 1 घंटा। परसों से स्टैटिक्स भी रिवीजन कर लेंगे और एक बैंकिंग की क्लास भी अपन शुरू कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के समय दोस्तों अपने को कंटेंट पर कम और दोस्तों प्रैक्टिस सेट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कंटेंट तो ऑलरेडी मैंने आपको खूब पढ़ा रखा है, डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर आपको पूरा कंटेंट खूब पढ़ा रखा है। तो कंटेंट में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी आप लोगों के सामने नहीं आ दूंगा। अब तो जितनी ज़्यादा हो सके तो प्रैक्टिस करो और इनकम टैक्स के करीबन 500 प्रश्न मैं करा दूंगा। उसके बाद इनकम टैक्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। क्लियर? चलिए मित्रों, आज के लिए विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन भी आपको अन्य सेशन की तुलना में बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते होंगे और अगर हमारे चैनल से अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। ओके, धन्यवाद, टेक केयर मित्रों, बाय बाय। ओके, थैंक यू।